नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्रज भाषा का काव्य भाषा के रूप में विकास। तो आज जैसा कि आपको पता ही है कि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी वीडियोस बनाता हूं। तो ब्रज भाषा का काव्य भाषा के रूप में विकास, इसके ऊपर वीडियो की डिमांड थी स्टूडेंट से। तो आइए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन मित्रों, इसके पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं समय न गंवाते हुए। मित्रों, भाषा, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा क्या है? भाषा विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है। और भारतवर्ष एक विशाल देश है और आप कह सकते हैं कि बहुभाषी देश है। तो भाषा के अनेक रूप यहाँ दिखाई पड़ते हैं। और अगर आप प्राचीन काल से देखें तो प्राचीन काल में अनेक भाषाएं प्रचलित थी, जिनमें आप देखते हैं संस्कृत भाषा थी, संस्कृत के बाद पाली आई, प्राकृत आई, और उन्हीं से अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश से फिर अवहट्ट आई, अवहट्ट से फिर पुरानी हिंदी आई, पुरानी हिंदी से फिर अनेक हिंदी की बोलियों वगैरह का विकास हुआ आगे चल करके। आजकल हम लोग खड़ी बोली, 20वीं शताब्दी में खड़ी बोली जो है प्रमुख बोली हो गई और उसी में आजकल पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा होती है। लेकिन एक समय ऐसा था कि खड़ी बोली भाषा के रूप में विकसित तो हो रही थी, लेकिन वो साहित्य की भाषा नहीं बन पा रही थी, क्योंकि साहित्य की रचना ब्रज भाषा और अवधी वगैरह में ही थी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ब्रज भाषा और अवधी, ये सब कितनी सशक्त भाषाएं थी। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो शौरसेनी भी जो है एक अपभ्रंश ही थी। तो शौरसेनी प्रकृति से उत्पन्न जो भी बोलियां थी, उनमें मतलब शौरसेनी से आप कह लीजिए कि उससे निकली हुई जो भी बोलियां थी, अनेक बोलियां थी, तो उनमें ब्रज भाषा जो है वो उसकी प्रमुख उत्तराधिकारी है। और सूरसेन का दूसरा नाम ही जो है वो ब्रजमंडल है। तो ब्रज की अनेक बोलियां हैं। नैनीताल की भुक्सा, एटा, मैनपुरी और बदायूं की अंतर्वेदी, इसी तरह से ग्वालियरी है, धौलपुर और पूर्वी जयपुर की डांगी है, गुड़गांव और भरतपुर की मिश्रित बोली और करौली की जादव बाटी। तो ये सब जो है वो आप कह सकते हैं कि ब्रज भाषा की बोलियां हैं। लेकिन विशुद्ध ब्रज भाषा जो है वो मथुरा, अलीगढ़, आगरा जिलों में बोली जाती है आजकल। अनुमानतः ब्रज भाषा बोलने वालों की संख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास होगी आजकल वर्तमान समय में। तो मित्रों, ब्रज भाषा का उद्भव, जैसे मैंने आपको बताया कि शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। तो 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास ऐसा मानना है। बहुत सारे डॉक्टर हरदेव बहारी हैं जो कि जिनकी पुस्तक है हिंदी भाषा के इतिहास के ऊपर। इसी तरह से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, डॉक्टर उप्रेती हैं, डॉक्टर चटर्जी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे विद्वान हैं और सभी का यह मानना है कि ब्रजभाषा शौरसेनी अपभ्रंश से निश्रित हुई है और इसके कुछ रूप प्राकृत अपभ्रंश में ही मिलने लगते हैं। किंतु प्राकृत पेंगलम में, बब्बर, जज्जल, विद्याधर आदि की रचनाओं में तथा संदेश रासक में इसका रूप काफी स्पष्ट हो जाता है। देखिए, कोई भी भाषा एकदम से ऐसा नहीं है कि अपने असली स्वरूप में आ जाती है। धीरे धीरे पहले कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, कुछ वाक्यों का प्रयोग होता है। ऐसा ही आप खड़ी बोली के संदर्भ में देख सकते हैं कि अमीर खुसरो की रचनाओं में ही खड़ी बोली के वाक्य मिलने लगते थे। कबीर ने भी उसका प्रयोग किया और बहुत लोगों ने। फिर धीरे धीरे आगे चल करके आधुनिक काल में वो एक सशक्त भाषा बन गई, साहित्य की भाषा बन गई। इसी तरह से ब्रज भाषा
के लक्षण जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश में विद्यमान थे। प्राकृत अपभ्रंश में जो है ये और अधिक दिखाई पड़ने लगे और फिर आगे चल करके प्राकृत पेंगलम में, बब्बर, जज्जल, विद्याधर आदि की रचनाओं में तथा संदेश रासक में इसका रूप काफी स्पष्ट हो गया। अब इसी तरह से अग्रवाल कृत रचित प्रद्युम्न चरित जो 1354 ईस्वी के आसपास लिखा गया था, विश्वदास चरित, महाभारत कथा तथा रुक्मिणी मंगल 15वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में रचा गया था। मानिक कवि रचित बैताल 25 जो कि 1489 ईस्वी में, इसी तरह से दामो रचित लखन सेन, पद्मावती कथा आदि ग्रंथों में ब्रज भाषा के प्रारंभिक साहित्यिक रूप का विकास हमें दिखाई पड़ता है। तो इन ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे तो इन ग्रंथों में आप ये देखेंगे कि ब्रज भाषा धीरे धीरे वो साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो उसके लक्षण यहाँ पूरी तरह से प्रकट हो रहे थे। साथियों, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में ये उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा बन गई। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं तो। एक तो हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसे दिल्ली सल्तनत काल भी कहा जाता है, और उत्तर मध्यकाल या मुगल काल है, और आगे चल करके फिर उत्तर मुगल काल भी है एक काल। तो भारतीय इतिहास के मध्यकाल में जो ब्रज भाषा थी उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा बन गई और अनेक कवियों ने ब्रज भाषा में उच्च कोटि के काव्य रचे। अब सूरदास आदि के पूर्व ब्रज भाषा की रचनाओं की एक सुदीर्घ परंपरा अवश्य रही होगी। निश्चित रूप से तभी तो सूरदास ने ब्रज भाषा को अपनाया और इतने बड़े कवि बने। तो ब्रज भाषा के साहित्यिक विस्तार में भौगोलिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों की बहुत मूल्यवान भूमिका है। अब आप देखिए, एक भक्ति आंदोलन चला मध्यकाल में। अब भक्ति आंदोलन के कारण उस समय जो भक्ति की धारा प्रवाहित हुई उसमें बहुत सारे कवि जो थे उनकी भूमिका थी। बहुत सारे भक्त कवि थे और जिन्होंने बहुमूल्य रचनाएं की। उन्होंने जो रचनाएं उस समय की, इसी के कारण भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। वो मध्यकाल में केवल भक्ति काल ही नहीं बल्कि भक्ति काल के साथ साथ रीति काल भी आता है। जैसे जैसे देखिए, जब प्रारंभ में भारत में मुस्लिम आक्रमण हुए और तो बड़ी उथल पुथल की स्थिति थी। दिल्ली सल्तनत में आप देखते हैं निरंतर दिल्ली सल्तनत में राजवंशों का परिवर्तन होता रहता था और बहुत सारी लड़ाइयाँ छिड़ी रहती थी। और उस समय जो है वो एक तरह से हिंदुओं और मुसलमानों में उतनी यूनिटी नहीं हो पाई थी, उतनी एकता स्थापित नहीं हो पाई थी। लेकिन मुगल काल जब आया तो मुगल काल जो है वो 300 वर्षों से ज़्यादा चला। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे जब शासन में स्थिरता आई तो उसका असर भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाज हर चीज़ पर पड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि जो साहित्यिक भाषा थी, अब जैसे दिल्ली सल्तनत काल में लोग डरे हुए थे। डरा हुआ व्यक्ति क्या करता है? डरा हुआ व्यक्ति ईश्वर का नाम लेता है। इसीलिए उस काल के जो कवि थे ज़्यादातर जो है वो भक्त कवि हुए। वो ईश्वर की उपासना में, ईश्वर की आराधना में अपनी कविताएं लिखा करते थे। और रीति काल जब आया तो रीति काल में जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि रीतिकालीन कवियों ने कविता को संतों की कुटिया से निकाल करके राजमहलों में स्थापित कर दिया। तो मध्यकाल में हिंदी के भक्ति काल तथा रीति काल आते हैं। भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई, जिनमें बहुत सारे कवि थे। कुछ कवियों के नाम यहाँ दे दिए हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय के सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंददास, शीत स्वामी तथा चतुर्भुज दास। इसी तरह से निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट, हरिव्यास देव तथा परशुराम देव। राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुवदास तथा नेही नागरी दास। हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास, जगन्नाथ गोस्वामी, विठल, विपुल तथा बिहारिन दास। चैतन्य संप्रदाय के राम राय, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल आदि प्रमुख हैं। तो इन सब लोगों ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं
लिखी और धीरे धीरे इन्होंने ब्रज भाषा को काफी समृद्ध कर दिया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कवि हैं जिनका आप, जैसे रसखान हैं, आप सुनते ही होंगे, मानो सहो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मीरा को आप सुनते ही आए हैं, मीरा के बसो मेरे नैनन में नंदलाल, या मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे। तो मीरा जो है कृष्ण की भक्त थी, रसखान भी कृष्ण के भक्त थे। और भी बहुत सारे कवि थे, जैसे नरोत्तम दास थे जिनकी बहुत प्रसिद्ध सवैया है, शीश पगा न जगा तन में नहीं जान को आए बसे के ग्रामा। इसी तरह से तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में बहुत ही सुंदर काव्य रचना की, जिनमें प्रमुख कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि। अब कवितावली के पद तो आपने पढ़े ही होंगे, बचपन में ही पढ़ाया जाता था कि अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरो। बहुत सारे, मतलब जो ये कविताएं, इसमें जो छंद वगैरह लिखे गए हैं वो बरदंत की पंगति कुंद कलिया, धराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माला मोलन की। तो ये सब जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, गीतावली की। इसी तरह से विनय पत्रिका, आप जानते हैं कि ये बहुत ही उच्च कोटि की रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, बहुत ही प्रौढ़ रचना है। नरहरि गंग, केशव, तानसेन, रहीम, इनके दोहे आप पढ़ते ही हैं, रहीम के। तो ये सब जो है इन्होंने ब्रज भाषा में उच्च कोटि की रचनाएं की। ये सब ब्रज भाषा के उच्च कोटि के कवि थे और ब्रज भाषा को समृद्ध करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मित्रों, ब्रज भाषा के कवियों ने प्रायः वर्ण योजना पर विशेष ध्यान दिया है। संगीत और लय के समावेश से भाषा को भावों के अनुकूल बनाया गया है। ओज प्रधान स्थानों पर वर्ण योजना उसके अनुरूप है। अब जैसे आप देखिए कि कोई भी सूरदास का पद, आप कोई भी पद पढ़ते हैं, जिसे आपने पढ़ते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, तो इसमें आपको संगीत और लय मिलेगी, इसको गाया जा सकता है। मीरा के जो पद हैं उनको गाते हैं, और रसखान के जो सवैया हैं उनको गाया जा सकता है। इसी तरह से कबीर के जो बहुत सारे पद हैं, आप देखिए उनको भी गाते हैं लोग। तो भक्तिकालीन, तो ये एक विशेषता है ब्रज भाषा में जो काव्य रचा गया, उसकी एक विशेषता है, उसमें संगीतात्मकता है, उसमें लय है, उनका समावेश है, और भाषा जो है भावों के अनुकूल है। जो बात कहना चाहता है कवि, वो बड़ी सुदृढ़ता से, बहुत सशक्त ढंग से उसको प्रस्तुत करता है। भक्तिकालीन ब्रज भाषा कवियों ने वृत्तियों, गुणों और रीतियों के समुचित प्रयोग के साथ साथ शब्द शक्तियों के समुचित प्रयोग के द्वारा भाषा में अर्थ की गरिमा लाने का प्रयास किया है। सूरदास द्वारा प्रयुक्त पदों में लक्षणों का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से भक्तिकालीन ब्रज भाषा कवियों की भाषा जो है वो बहुत ही चित्रात्मक और बहुत ही बिंबात्मक है। तो आप जो है उनके पदों को जब पढ़ेंगे तो उन पदों को पढ़ने के बाद ये लगता है कि हाँ, आप मतलब जैसे कि एक अलग ही सुख मिलता है। जैसे आप देखिए, एक आध उदाहरण आप देख लें, जैसे सूरदास ने लिखा है, नील वसन तनु सजल जलद मनु दामिन, बीवी भुज दंड चलावती, चंद्र वदन लट लटक छबीली, मनो अमृत रस दयाली चुरावत। इसी तरह से आप तुलसीदास का देखिए, कवितावली में उनकी चित्रात्मक भाषा का जो है वो एक उदाहरण है कि झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जरे मद अम्बु चुआते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौन हो ते बढ़ी जाते। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिहारी जो है वो लिखते हैं कि कर ले भूमि चढ़ाए सिर, उर लगाए भुज भेटी, लही पाती प्रिय की लखत, बाँचत धरत समेट। दृग ऊर्झत टूटट कुसुम, जुरत चतुर्चित प्रीत, भरे भवन में करत हो नयनन होसी प्रीत।
तो इस तरह के आपको चित्र और बिंब इन कवियों में मिलेंगे, वो चाहे भक्ति काल के हों चाहे रीति काल के हों। भक्ति काल में ब्रज भाषा के कवियों में तुलसीदास का, जैसे मैंने बताया, अपना अलग स्थान है। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ कवि, हालांकि वो अवधि में रामचरितमानस उन्होंने लिखा, लेकिन ब्रज भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो, सब में वो निष्णांत थे। अपने काल के सर्वश्रेष्ठ कवि होने के साथ ही ब्रज भाषा की दृष्टि से वो किसी से घटके नहीं हैं। उनकी ब्रज रचनाएं भाषिक दृष्टि से 3 प्रकार की हैं। जैसे पहले वर्ग में कृष्ण गीतावली तथा गीतावली आते हैं, जो सूर आदि की तरह पद में लिखी गई हैं। दूसरे वर्ग में कवितावली आती है, जिसमें कविता आदि हैं, तथा जिसकी भाषा ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवियों की भाषा से टक्कर लेती है। तीसरे वर्ग में विनय पत्रिका आती है, जिसकी टक्कर की भाषा किसी भी अन्य ब्रज भाषा के कवि ने नहीं लिखी। तो इसकी व्याकरणिक संरचना तो ब्रज भाषा की है, किंतु इसमें संस्कृत पदों तथा पदबंधों के प्रचुर प्रयोग द्वारा तुलसी ने उसकी ब्रज भाषा को एक ऐसा रूप प्रदान किया है जो अपने आप में अद्वितीय है। मित्रों, अतः यह स्पष्ट है कि मध्यकालीन ब्रज भाषा का प्रथम चरण भक्तिकालीन कवियों में जिस रूप में मिलता है, वह साहित्यिकता से ओतप्रोत, बिंबात्मक, लक्षणा और व्यंजना से भरा हुआ तथा सहज है। बहुत सारा व्यंग्य भी आपको उसमें मिलेगा। जैसे आप सूरदास को पढ़िए, जब उद्धव जो है गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए आते हैं, तो वहाँ अनेक ऐसे पंक्तियां हैं जिनमें गोपियों ने व्यंग किया है। उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। या आप देखिए उसमें जो है आपको और भी व्यंग मिलेगा कि आए जोग सिखावन पाड़े, परमार्थी पुराण निलादे जिम बंजारे टाणे। करुणा आपको मिलेगी, जैसे नरोत्तम दास जी हैं, उनकी आप देखिए, ऐसे बिहाल बिवाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सके तुम आए इतय न कितय दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अब आप देखिए करुणा की पराकाष्ठा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मध्यकालीन ब्रज भाषा का जो प्रथम चरण था भक्तिकालीन कवियों में जिस रूप में मिलता है, वह साहित्यिकता से ओतप्रोत है, बिंबात्मक है, लक्षणा, व्यंजना, करुणा, व्यंग, नाना प्रकार के भावों से भरा हुआ है, अत्यधिक अलंकारिक है। और दूसरे चरण की ब्रज भाषा में केशव जैसे कई अपवाद हैं जो अपनी भाषिक प्रवृत्ति में रीतिकाल के अधिक निकट हैं, क्योंकि वो संधि स्थल जो था भक्तिकाल और रीतिकाल का, उसमें वो उत्पन्न हुए थे। तो रीतिकाल के 3 कोटि के कवि थे। एक तो रीतिबद्ध कवि कहे जाते थे, जैसे चिंतामण, मतिराम, देव, पद्माकर, भूषण आदि थे। दूसरे जो है रीति मुक्त कवि थे, जैसे आलम बोधा, ठाकुर गणानंद, द्विजदेव आदि थे। इसी तरह से रीति सिद्ध कवि थे, जिनमें बिहारी प्रमुख थे। उसके अलावा वृंद, रसनिधि, राम कवि आदि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन 57 प्रमुख कवियों तथा 46 उत्कल कवियों की सूची दी हुई है, तो आप उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में देख सकते हैं। तो 1650 ईस्वी तक भक्तिकाल का स्थान रीतिकाल ने लेना प्रारंभ कर दिया था। अब इस समय आप देखिए 1650 ईस्वी जो है वो काफी महत्वपूर्ण थी। अब जहांगीर का भी शासन जो है वो समाप्त हो चुका था। शाहजहां का शासन इस समय तक चल रहा था। मुगल साम्राज्य काफी सुदृढ़ हो चुका था। तो धीरे धीरे अब आप देखते हैं जो कविताएं थी वो भक्ति के बजाय उनका स्थान जो है वो श्रृंगार और प्रेम। ऐसा नहीं था, श्रृंगार और प्रेम पहले भी था भक्ति काल में, लेकिन वो श्रृंगार और प्रेम जो है वो ईश्वर के प्रति समर्पित था। लेकिन अब श्रृंगार और प्रेम, आज भी राधा कृष्ण की उपासना की जाती थी, लेकिन उनकी रास लीलाओं का वर्णन किया जाता था। तो प्रेम जो है वो उसको ईश्वरीय स्तर से मानवीय स्तर पर ले आए इस काल के जो ब्रज भाषा के कवि थे। तो ईश्वरी प्रेम के स्थान पर मानवीय प्रेम पर बल दिया गया। उच्च कोट की भाषा तो थी, परंतु व्याकरण के द्वारा परिमार्जित नहीं थी। कहीं कहीं उनमें कमियां नजर आती हैं। कवित्व और सवैयों की प्रधानता हो गई। कविता की पहचान ललित कलाओं के रूप में स्थापित हो गई।
प्रचुर मात्रा में श्रृंगारिक कविताओं का सृजन हुआ। तो ये उस काल की जो कविताएं थी जो ब्रज भाषा में रची जाती थी, उनकी ये विशेषताएं थी मित्रों। भक्ति काल में जहाँ रचनाएं स्वांतः सुखाय होती थी, वहीं रीति काल में अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए रचनाएं लिखी जाती थी। रीतिकाल के जो कोई भक्त, रीतिकाल के कवि जो थे कोई भक्त कवि नहीं थे। इस काल में फारसी भाषा और साहित्य का हिंदी भाषा पर व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो फारसी भाषा थी वो राजभाषा थी, तो इसलिए उसका प्रभाव पड़ना ही था। एक नई भाषा धीरे धीरे जन्म ले रही थी जो आगे चल करके उर्दू होगी। तो भाषा में भक्ति काल की भांति सहजता नहीं है। भाषा चमत्कार प्रधान और अर्थगर्भित है। अलंकारों से भाषा को सजाना संवारना तथा व्यंजना की बारीकी और उसमें पच्चीकारी इत्यादि जैसे उस युग का धर्म बन गया था। अरबी फारसी शब्दों की वृद्धि हुई। दोहा जैसे छोटे छोटे छंदों में अपने भावों को व्यक्त करके गागर में सागर भरने का कार्य किया गया। और जो आप कहिए कि लाघव की दृष्टि से ब्रज भाषा का यह रूप जो है वो बिल्कुल ही नया था मित्रों। तो वस्तुतः रीतिकालीन काव्य भाषा उस युग की रुचि के अनुरूप थी, क्योंकि थोड़ी स्थिरता आ गई थी शासन में। जो लड़ाई झगड़ा मारकाट थी वो कम हुआ था। और कहने का मतलब जो दोनों समुदाय जो थे, हिंदू मुसलमान, वो आपस में करीब आए थे। मुख्य दिक्कत तो उस समय यही थी पूर्व मध्यकाल में, लेकिन अब माहौल थोड़ा अच्छा हो गया था। तो 1700 ईस्वी के बाद उसका पतन होने लगा धीरे धीरे। फिर अब जैसे औरंगजेब आया, तो औरंगजेब के आने के बाद फिर से एक बार चूंकि वो कट्टर मुस्लिम शासक था, तो परिस्थितियां फिर से बदली। तो धीरे धीरे जो है आप देखते हैं कि जो कविता थी उसका भी पतन होने लगा। हिंदी प्रदेश के उच्च वर्ग की रुचि भी फारसी भाषा की चमत्कार पूर्ण प्रवृत्ति के अनुरूप ढल गई थी। तो तत्कालीन हिंदी साहित्य और उसमें प्रयुक्त काव्य भाषा में भी फारसी प्रभाव और उससे प्रभावित उच्च वर्ग की रुचि की मांग तथा कवियों के राज्याश्रय आदि के कारण अलंकरण, चमत्कार, जड़ता तथा कृत्रिमता का प्राधान्य होता चला गया। अपवाद है तो केवल रीति मुक्त कवियों की काव्य भाषा, किंतु वो भी एक सीमा तक। तो उनकी काव्य भाषा भी अपनी सारी अच्छाइयों के बावजूद श्रृंगारिक काव्य भाषा है, पर है उच्च कोटि की। मित्रों, ब्रज भाषा का काव्य भाषा के रूप में प्रयोग आगे भी होता रहा। भारतीय हिंदी युग तक, या आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य के नवजागरण काल में भी होता रहा। और गद्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हो जाने के कारण ब्रज और खड़ी बोली का द्वंद्व चल रहा था। उस समय तक गद्य जो है वो खड़ी बोली में और पद्य ब्रज भाषा में लिखा जाता था, पर धीरे धीरे ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। आगे चल करके हम देखते हैं जब जयशंकर प्रसाद आए तो उन्होंने खड़ी बोली को बहुत समृद्ध किया। और फिर बाद के कवियों ने, जो छायावाद के युग में तो खड़ी बोली जो है पूरी तरह से स्थापित हो गई। तो इसलिए भारतीय युगीन काव्य भाषा पर खड़ी बोली का अधिक प्रभाव है। आगे चल करके ब्रज भाषा जो है वो एक क्षेत्रीय बोली ही रह गई। लेकिन आज भी ब्रज भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, जो मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया। और उसमें आज भी रचना करने वालों की कमी नहीं है। आज भी बहुत सारे कवि जो है ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं करते हैं। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ जल्द ही।